हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में ना हमारा इरादा केवल सही उत्तरों पर टिक लगाना नहीं है। मतलब ज्ञान असल में तभी मूल्यवान बनता है जब आप उसकी गहराई में जाते हैं। हाँ, एकदम सही बात है। आज हम जो स्रोत सामग्री देख रहे हैं वो महज एक प्रैक्टिस सेट नहीं है। ये दुनिया को बदलने वाले नवाचारों, आज़ादी की क्रांतियों और इतिहास के उन अहम दिनों का पूरा एक खजाना है जिन्होंने आज के हमारे समाज की नींव रखी है। बिल्कुल। और अक्सर हम इन सवालों को रट तो लेते हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी भूल जाते हैं। आज हमारा उद्देश्य है इन 30 सवालों के पीछे छिपे विज्ञान, इतिहास और पॉलिटी को समझना। हमारा पहला सवाल क्रमानुसार Q1 है। विंग्स ऑफ फायर नामक प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिल्कुल। डॉक्टर कलाम हमारे देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। और इसी स्रोत के एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें तो आत्मकथाओं के इस शानदार इतिहास में हमें जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और महात्मा गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग को भी हमेशा याद रखना चाहिए। राइट। मुझे इस पर थोड़ा सोचने दीजिए। डॉक्टर कलाम की आत्मकथा को सिर्फ एक किताब कहना मुझे थोड़ा अधूरा लगता है। ये एक वास्तविक रॉकेट लॉन्च की तरह है जिसने पूरे भारत के युवाओं की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं को एक नई उड़ान दी। एकदम सही। एक वैज्ञानिक का राष्ट्रपति बनना बहुत बड़ा शिफ्ट था। एग्जैक्टली। इससे पहले लोग नेताओं की जीवनियां पढ़ते थे, लेकिन विंग्स ऑफ फायर ने विज्ञान को एक सपने में बदल दिया। खैर, सपनों और विज्ञान की इसी बात से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। Q2 पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो साल 1928 में हुई दुनिया की इस पहली एंटीबायोटिक खोज के साथ ही ना चिकित्सा जगत में लुई पास्चर के रेबीज के टीके और एडवर्ड जेनर के चेचक के टीके का भी अभूतपूर्व योगदान रहा है। मैं हमेशा ये सोचकर हैरान होती हूँ कि एंटीबायोटिक से पहले की दुनिया कैसी रही होगी। आज हमें एक छोटी सी खरोच लग जाए तो हम बैंडेड लगा लेते हैं, लेकिन उस समय तो शायद एक छोटा सा इन्फेक्शन भी मौत की सजा जैसा होता होगा, है ना? बिल्कुल। एंटीबायोटिक से पहले जीवाणुओं या बैक्टीरिया से लड़ने का शरीर के पास अपना सिस्टम तो था, लेकिन जब वो हार जाता था तो विज्ञान के पास कोई दवा नहीं थी। फ्लेमिंग के लैब में जो अचानक फफूंद लगने से ये खोज हुई, उसने इंसानी उम्र को ही बढ़ा दिया। क्या बात है। एक गलती से हुआ आविष्कार जिसने करोड़ों जानें बचाईं। अब आगे बढ़ते हैं और मैदान की ओर चलते हैं। शरीर स्वस्थ हुआ तो खेल भी शुरू हुए। Q3 है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 29 अगस्त। हाँ, और ये विशेष दिन भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वाह। खेल के उस जादुई सफर से अब हम सीधे अपनी आजादी के संघर्ष की ओर चलते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार ना, चूंकि 4, 5 और 6 नंबर के सवाल इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए हम सीधे 7वें सवाल पर आते हैं। ये सेक्शन है क्रांतियां और उपचार। Q7 है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में लिखी थी? सही उत्तर है अहमदनगर किला जेल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे दिमाग में आता है। अच्छा, क्या? कैसे एकांत, जैसे कि जेल की वो भयानक तन्हाई, अक्सर इतिहास की सबसे महान साहित्यिक कृतियों को जन्म देती है। बहुत गहरी बात है। 1942 से 1946 के दौरान अपने इसी जेल प्रवास में नेहरू जी ने ये रचना की थी। और इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि वीर सावरकर ने भी सेल्यूलर जेल की कठोर दीवारों पर अपनी आत्मकथा उकेरी थी। जब बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाता है तो इंसान शायद अपने अंदर की दुनिया को शब्दों में उतारने लगता है। मानसिक आज़ादी की इस बात के बाद अब शारीरिक आज़ादी पर लौटते हैं। Q8 चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। चेचक विश्व की वो पहली बीमारी है जिसे पूर्णतः खत्म किया गया है। और इसी सफल दिशा में आगे चलकर जोनास सॉल्क ने पोलियो का ऐतिहासिक टीका भी विकसित किया था। ये पूर्णतः खत्म किया गया शब्द ना सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर कितना विशाल है। एक छोटा सा टीका पूरी मानव जाति को एक भयानक बीमारी से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। ये कैसे काम करता है? क्या जेनर ने शरीर को ही लड़ना सिखा दिया था? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। टीके का मूल सिद्धांत यही है कि शरीर के इम्यून सिस्टम को पहले से ही एक कमजोर वायरस से परिचित करा दिया जाए
ताकि जब असली और खतरनाक वायरस हमला करे तो शरीर की सेना पहले से ही लड़ने का तरीका जानती हो। तो ये शरीर की ऊर्जा को सही दिशा देने का विज्ञान है। और ऊर्जा की बात आए तो युवाओं का जिक्र आना लाजमी है। Q9 राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 जनवरी, यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। हाँ, और यहाँ एक बेहद रोचक तथ्य ये है कि उनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था और विवेकानंद नाम उन्हें खेतरी के महाराज अजीत द्वारा प्रदान किया गया था। अरे वाह! नाम बदलना सिर्फ एक शब्द का बदलना नहीं था, ये उनकी पूरी पहचान और सोच का एक नया अवतार था। अब पहचान और इतिहास के इस चर्चा से हम अपने अगले पड़ाव साम्राज्य और पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं इतिहास को सहेजने की। Q10 है अकबरनामा के लेखक कौन थे? सही उत्तर है अबुल फजल। और 1556 से 1605 तक का अकबर का ये जो शासनकाल था वो इतना समृद्ध था कि इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। स्वर्णकाल, जहां एक तरफ विशाल साम्राज्यों का वृहद इतिहास लिखा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान जीवन के सबसे छोटे हिस्से को खोजने में लगा था। मैं यहाँ सूक्ष्म यानी माइक्रो और व्यापक यानी मैक्रो के बीच एक अनूठी तुलना करना चाहूंगी। Q11 है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। 1665 में कॉर्क के एक मृत टुकड़े में हुई इस सूक्ष्म खोज के बाद आगे चलकर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतरी केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। तो सोचिए, जैसे रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से देखकर जीवन की सबसे छोटी सीमा यानी कोशिका खोजी, वैसे ही आज हमें अपनी पृथ्वी की सबसे बड़ी सीमा को बचाना है। हमारा अगला सवाल इसी व्यापक सीमा के बारे में है। Q12 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 जून। बिल्कुल। पर्यावरण की बात करते समय इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। CFC ये वही रसायन है ना जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स और AC में इस्तेमाल होता था। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इंसान ने अपनी सुविधा के लिए जो चीज बनाई वही आसमान में जाकर हमारी रक्षा परत को छेदने लगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए, पर्यावरण की इस चेतावनी से अब हम संस्कृति, स्वास्थ्य और भाषा के विकास की ओर बढ़ते हैं। हमारा नया सेक्शन है साहित्य और जीवन रेखा। Q13 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? सही उत्तर है अरुंधति रॉय। इस शानदार पुस्तक के लिए उन्हें 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था, जो सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन के बाद भारतीय साहित्य के लिए एक और बहुत बड़ा सम्मान था। इन किताबों ने भारतीय जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को दुनिया के सामने रखा। अब साहित्य के पोषण से शरीर के पोषण पर आते हैं। Q14 विटामिन C की खोज किसने की थी? सही उत्तर है अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी। अब ये महत्वपूर्ण विटामिन हमें स्कर्वी जैसे घातक रोग से बचाता है और साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो शरीर की कोशिकाओं को जोड़े रखने का काम विटामिन करता है, लेकिन एक पूरे राष्ट्र को जोड़े रखने का काम उसकी भाषा करती है। Q15 हिंदी दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 14 सितंबर। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर भाषाओं के लिए ऐसे विशिष्ट दिन क्यों चुने जाते हैं? 14 सितंबर में ऐसा क्या खास था? तो इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण यह है कि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा में मुंशी आयंगर फॉर्मूला के तहत हिंदी को आजाद भारत की राजभाषा के रूप में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। ओह, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, मैंने इसके बारे में सुना है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा समझौता था ना। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो किसी एक भाषा को चुनना बहुत जटिल रहा होगा। बिल्कुल जटिल था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और इन गोपाल स्वामी आयंगर ने ये बीच का रास्ता निकाला था ताकि भाषाई विवाद सुलझे और देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले, जबकि अंग्रेजी का प्रयोग भी अगले 15 वर्षों तक आधिकारिक कार्यों के लिए जारी रहे। राइट। तो ये दिन हमें उस भाषाई कूटनीति और एकता की याद दिलाता है। चलिए, समाज को जोड़ने वाले इन नियमों से अब हम प्राचीन कथाएं और सार्वभौमिक नियम की तरफ चलते हैं, इंसानी स्वभाव से लेकर भौतिकी तक। Q16 है पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही उत्तर है विष्णु शर्मा। प्राचीन कहानियों की इस अद्भुत रचना का फारसी अनुवाद अबुल फजल द्वारा किया गया था
और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उसी दौर के आसपास मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसी महान कृति भी रची थी। इन कहानियों ने सदियों तक इंसानों को दुनिया के नियम समझाए। लेकिन विज्ञान की दुनिया के नियम कैसे बदले? Q17 गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है आइजैक न्यूटन। न्यूटन के इस नियम के साथ ही माइकल फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और गैलीलियो द्वारा दूरबीन की खोज ने हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से नया आयाम दिया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, हम सब ने वो सेब गिरने वाली कहानी सुनी है, लेकिन मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर ये था कि इंसानों को समझ आया कि जो नियम जमीन पर लागू होते हैं वही नियम आसमान के तारों और ग्रहों पर भी लागू होते हैं। नियम सबके लिए एक हैं। एग्जैक्टली। और अगर भौतिक नियम सबके लिए एक हो सकते हैं तो इंसानी नियम भी सबके लिए एक होने चाहिए। Q18 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 दिसंबर। अगर हम न्यूटन के भौतिक नियम और मानवाधिकार के नियमों की तुलना करें तो एक नियम वस्तुओं को जमीन से और एक दूसरे से जोड़े रखता है, जबकि दूसरा इंसानों को उनके अधिकारों और सम्मान से जोड़े रखता है। बहुत ही सटीक तुलना है ये, और ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र यानी UNO द्वारा मानवाधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा को दुनिया भर के लिए अंगीकार किया गया था। क्रमिक विकास की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा अगला भाग है, राजवंश और जीव विज्ञान। हम अपना इतिहास कैसे सहेजते हैं ये देखना बहुत रोचक है। Q20 है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है कल्हण। मैं से ऐसे देखती हूँ कि राजाओं की वंशावली को दर्ज करने की ये जो प्रक्रिया है ना, वो मानव प्रजाति के विकास को दर्ज करने जितनी ही अहम है। हाँ, इस ऐतिहासिक पुस्तक में मुख्य रूप से कश्मीर का विस्तृत इतिहास वर्णित है, और इसी तरह अल बरूनी की किताबुल हिंद भी भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। इतिहास के पन्नों से निकलकर अगर हम इंसान के शरीर के अंदर झांकें तो वहां भी कुछ गहरे रहस्य हमारे इंतजार कर रहे थे। Q20 है रक्त समूह की खोज किसने की थी? सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर। A, B और O रक्त समूहों की इस जीवनदायी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि शरीर में रक्त कैसे बहता है इसका रक्त परिसंचरण सिद्धांत विलियम हार्वे ने दिया था। मुझे ये समझना है कि अगर लैंडस्टीनर ये ब्लड ग्रुप्स नहीं खोजते तो क्या होता? मतलब खून तो सबका लाल ही दिखता है ना? दिखने में जरूर लाल होता है, लेकिन रासायनिक रूप से वे अलग होते हैं। अगर गलत रक्त समूह का खून किसी मरीज को चढ़ा दिया जाए तो शरीर उसे बाहरी खतरा मानकर उस पर हमला कर देता है। खून थक्के में बदल जाता है और ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए ये खोज आधुनिक चिकित्सा की नींव है। ओ बाप रे! शरीर के इस रहस्य के बाद जीवन के सबसे बड़े रहस्य की बारी आती है। हम आए कहाँ से? Q21 ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन, और ये 1859 में प्रकाशित हुई थी। डार्विन ने इस पुस्तक में अपना प्रसिद्ध विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जो जीव विज्ञान में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवों के विकास के इस सफर से अब हम आधुनिक समाज के विकास यानी लोकतंत्र और लोकोमोटिव की बात करते हैं, वो सिस्टम जो एक देश को जोड़ते हैं। Q23 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 जनवरी। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, और इस दिवस को मनाने की विधिवत शुरुआत साल 2011 से की गई थी। चुनाव आयोग और लोकतंत्र लोगों को वैचारिक रूप से जोड़ते हैं, लेकिन इस विशाल देश को भौतिक रूप से किसने जोड़ा? दूरी को किसने खत्म किया? Q23 भाप की इंजन के आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है जेम्स वॉट। हाँ, जेम्स वॉट के इस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की, और इसी दिशा में थॉमस एडिसन ने बल्ब और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार कर दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। भाप के इंजन और रेलगाड़ियों ने लोगों को भौतिक रूप से जोड़ा और लोकतंत्र ने वैचारिक रूप से। लेकिन जब ये जुड़ाव टूटते हैं तो समाज पर क्या असर होता है, ये बहुत ही पीड़ादायक होता है। हमारी अगली स्रोत सामग्री इसी बारे में है। Q24 ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? सही उत्तर है खुशवंत सिंह 1947। यहाँ हम स्रोत में दी गई जानकारी को पूरी निष्पक्षता से आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, खुशवंत सिंह की इस ऐतिहासिक रचना के साथ ही साहित्य में मुल्कराज आनंद की कुली और R.K. नारायण की द गाइड भी भारतीय अंग्रेजी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं।
ये किताबें हमें हमारे समाज का आईना दिखाती हैं। अब इस ऐतिहासिक यथार्थ से निकलकर हम उस अदृश्य ऊर्जा और कहानियों के जादू की ओर चलते हैं। ये सेक्शन है विकिरण कोर रचनाएं। Q25 रेडियम की खोज किसने की थी? सही उत्तर है मैरी और पिएरे क्यूरी। यहाँ स्रोत में रसायन विज्ञान को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक ईंट पर नाच दी गई है, जहां ई से इलेक्ट्रॉन और थॉमसन, प से प्रोटॉन और रदरफोर्ड और न से न्यूट्रॉन और चैडविक को आसानी से याद रखा जा सकता है। अरे वाह, मुझे ये ईंट पर नाच वाली ट्रिक बहुत ही कमाल की लगी। ईमानदारी से कहूं तो विज्ञान के भारी भरकम नामों को याद रखने का यही वो तरीका है जिससे जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट आम लोगों की याददाश्त का हमेशा के लिए हिस्सा बन सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए अब अज्ञानता के अंधकार को मिटाने की बात करते हैं। Q26 है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 सितंबर। विश्व स्तर पर साक्षरता के इस उत्सव को हम भारत में मनाए जाने वाले 5 सितंबर के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शिक्षाप्रद भावना से सीधे जोड़कर देख सकते हैं। सही बात है। साक्षरता का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का नजरिया है, और ये नजरिया हमें अक्सर कहानियों से मिलता है। Q27 मालगुडी डेज के लेखक कौन है? सही उत्तर है R.K. नारायण। ये दक्षिण भारतीय परिवेश पर आधारित प्रसिद्ध कहानियों का एक ऐसा संग्रह है जिसने अपनी सादगी से हर उम्र के पाठकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। मालगुडी के उन मासूम गलियों से निकलकर अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े हिस्से ब्रह्मांड और संविधान में प्रवेश करते हैं। इसमें हम सबसे बड़े कानूनों की बात करेंगे, एक जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और दूसरा जो हमारे भारतीय गणराज्य को चलाता है। Q28 सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? सही उत्तर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। विज्ञान की दुनिया की नींव हिला देने वाले उनके इस E=mc² समीकरण के लिए और उनके अन्य अहम शोधों के लिए उन्हें 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? E=mc², ये सुनने में किसी जादू के मंत्र जैसा लगता है। क्या आप इसे थोड़ी आसान भाषा में समझा सकते हैं कि इसने विज्ञान को कैसे बदला? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो आइंस्टाइन ने साबित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी द्रव्यमान के एक बहुत ही छोटे से कण में भी ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा छिपी हो सकती है। इसी समझ ने आगे चलकर परमाणु ऊर्जा का रास्ता खोला। अद्भुत। एक छोटी सी इकाई में असीम शक्ति। जिस तरह आइंस्टाइन का ये नियम अंतरिक्ष और ऊर्जा के पूरे ताने बाने को आकार देता है, ठीक उसी तरह एक नियम किसी भी देश के समाज और उसकी व्यवस्था को एक ठोस आकार देता है। हमारा अगला सवाल उसी सबसे बड़े नियम पर है। Q29 संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 26 नवंबर। ये महत्वपूर्ण दिन हमें याद दिलाता है कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकार करके इस विशाल देश को एक बहुत ही मजबूत और दूरदर्शी लोकतांत्रिक आधार दिया गया था। संविधान ने हमें हमारे नियम दिए, लेकिन उससे पहले भारत की स्थिति क्या थी? हमारा अंतिम सवाल इसी ऐतिहासिक कालखंड के बारे में है। Q30 एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है शशि थरूर। ध्यान रहे, यहाँ भी हम स्रोत के अनुसार केवल तथ्यात्मक जानकारी ही साझा कर रहे हैं। स्रोत के अतिरिक्त तथ्य के अनुसार ये प्रसिद्ध पुस्तक मुख्य रूप से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान पड़े विनाशकारी प्रभावों की कड़ी आलोचना और उसका दस्तावेजीकरण करती है। तो यहाँ स्रोत में दिए गए हमारे सभी 30 सवाल पूरे होते हैं, लेकिन जाने से पहले स्रोत के आखिरी हिस्से तिजोरी का सार पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो धागा है जो इन सभी मोतियों को पिरोता है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण तथ्यों को एक नज़र में समेटें तो ये मानव विकास की एक पूरी टाइमलाइन है। आविष्कारों में पेनिसिलिन, चेचक का टीका, रेडियम और रक्त समूह की खोज जैसी चीज़ें शामिल हैं जिन्होंने जीवन की रक्षा की। प्रमुख पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हैं जिन्होंने विचारों को आकार दिया। और महत्वपूर्ण दिवसों में विश्व पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और अंततः संविधान दिवस जैसे दिन शामिल हैं जो हमें हमारे कर्तव्यों और इतिहास की निरंतरता का एहसास कराते हैं। ये सचमुच ज्ञान की एक तिजोरी है। हम अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन तथ्यों को बस याद कर लेते हैं,
चाहे वो एडवर्ड जेनर का बनाया गया चेचक का टीका हो या फिर 1949 में हमारे संविधान का अपनाया जाना। लेकिन जरा सोचिए, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के सवाल नहीं है। इनमें से हर एक घटना ने, हर एक संघर्ष ने मानव इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया है। आज आपके आसपास जो नया विज्ञान या जो नई नीतियां आकार ले रही हैं, उनमें से ऐसा क्या है जो शायद 50 साल बाद किसी प्रैक्टिस सेट का सबसे अहम सवाल बन जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारी इस गहन चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने और इस सीखने की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।